हो गया। थैंक यू। थैंक यू राजेश सर। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है वो शायद मैंने ही चूज किया है, क्योंकि पिछले बहुत दिनों से हम लोग बहुत सारी स्टडीज कर रहे हैं ना, डायबिटीज के बारे में, और हमारे जो डाइट रिलेटेड बहुत सारे स्टडीज चल रहा है। तो सोचा कि ये सब कहाँ पे काम करता है उसको थोड़ा पढ़ ले। और जब मैंने पढ़ लिया है तो आपको भी थोड़ा सा जितना हो सकता है समझाना थोड़ा मेरा अ, क्या बोलते हैं, माई ड्यूटी। ओके। तो इसलिए सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, क्योंकि पिछले क्लास में पिछले सैटरडे को डॉक्टर अतुल ने बहुत अच्छा सा सेशन लिया था डायबिटीज के बारे में, एंड हाउ वो कैसे हमारे बॉडी में काम करता है करके। बट ये सब होता क्यों है, इसके बारे में मैं आज थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगा। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ केरला से, और प्रोफेशनली मेरा ये सब नहीं है। मैं इंजीनियर हूँ, और एट प्रेजेंट मैं और कहीं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता हूँ। बट जब हमें कुछ करने का अंदर से वो मन होता है ना, तो हम सब कुछ सीख लेते हैं, एकदम नहीं, धीरे धीरे करके। तो इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, आप भले ही कोई भी फील्ड से हो, आपको जितने भी चीजें आज मैं बताऊंगा वो समझ में आए या डॉक्टर अतुल जो बताए उसमें समझ में आए, बट यदि आप पीसी प्लेटफॉर्म में कंटिन्यू रहेंगे, यू कैन बी बेटर देन मी या डॉक्टर अतुल ऑल्सो। ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस से आप थोड़ी देर, नेक्स्ट मे बी 20-25 मिनट्स आप मेरी बातें सुन लीजिए, और उसके बाद में यदि चाहे तो हम कुछ डिस्कशन भी करेंगे। राइट। उसके लिए मैं सबसे पहले मेरा स्क्रीन शेयर भी करता हूँ, क्योंकि आपको समझने के लिए थोड़ा और इजी होगा। राइट। हाँ, ये स्लाइड विजिबल है ना? राइट। ओके। तो आज का जो टॉपिक है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या ऑर्गन है? यदि आप लोग थोड़ा सा अपना भी बातें शेयर करेंगे तो इजी होगा। पैनक्रियास किस लिए मदद करते हैं? इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन बनाने के लिए। आप ठीक है, इंसुलिन बनाते हैं, और इंसुलिन बनाने से हमारे बॉडी में जो शुगर का, ब्लड में जो शुगर कंटेंट है वो सही रहता है। मोटा मोटी यही मैं भी जानता था। लेकिन यदि आप इसके अंदर में जाएंगे, शुगर हमारे बाकी सभी फंक्शंस को कैसे मैनेज करते हैं या कैसे कंट्रोल करते हैं, यदि आपको ये जानना है तो आपको थोड़ा सा पैनक्रियास के बारे में जानना होगा। हम सुनते हैं ना कि शुगर या इंसुलिन रेसिस्टेंस होने से हमारी बॉडी में बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हार्ट अटैक होता है या पीसीओडी होता है, फैटी लिवर होता है, ये सब सुना होगा। बट इसका वजह क्या है? ये ओनली शुगर नहीं है, शुगर से बाकी जो चीजें कैसे चेंज होते हैं वो भी है। तो उसमें मैं थोड़ा सा आज नजर डालूंगा। जैसे पैनक्रियास जो है, पैनक्रियास के दो तरह के फंक्शन है। उसमें एक है एंडोक्राइन, जो जैसे आपने बताया इंसुलिन जैसे हॉर्मोन्स बनाते हैं, और दूसरा है एक्सोक्राइन। अभी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या है? एंडोक्राइन का मतलब है वो हार्मोन बनाते हैं, और हार्मोन डायरेक्टली हमारे बॉडी में असर नहीं करते। हार्मोन असर करता है हमारे बॉडी के दूसरे कोई ऑर्गन्स को या दूसरे कोई सेल को, जिसकी वजह से वो सेल एक्टिवेट होता है। जैसे थायराइड हार्मोन हो गया, जैसे सेक्सुअल हार्मोन्स हो गए, जैसे अलग अलग हॉर्मोन्स अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं, उसके सेल को एनर्जाइज करके या उसके सेल को डिग्रेड करके। ठीक है। और एक चीज होता है एक्सोक्राइन फंक्शन, जिसको बोलते हैं एंजाइम्स को बनाते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? वो डायरेक्टली हमारे फूड में या डायरेक्टली हमारे अदर पार्ट्स, जैसे ब्लड क्या होता है? हमारे सेल होते हैं। ब्लड हमारे बॉडी का पार्ट है, ठीक है। लेकिन ब्लड में जो दूसरे पार्टिकल्स आए, जैसे विटामिन्स आ गए या फूड आ गए या फिर ऑक्सीजन आ गए, इसके ऊपर काम करना एंजाइम्स का काम है। ओके। ये दोनों का अंदर यदि आपको समझ में आ गया तो ये पैनक्रियास को समझना इजी है, इसलिए मैं ये बता रहा था। ओके।
हमारे बॉडी में पैनक्रियास मैक्सिमम एंजाइम्स का ही प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि हम इतने बार खाना खाते हैं। ओके, तो उसका डाइजेशन वगैरह के लिए हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स चाहिए वो पैनक्रियास बनाता है। ऑलमोस्ट 90% फंक्शन एंजाइम के लिए। बाकी जो 9 to 10% है वो हॉर्मोन्स बनाने के लिए, और उसमें भी अलग अलग हॉर्मोन्स, अलग अलग एंजाइम्स आते हैं। तो इसमें ये एक्चुअली बहुत ही छोटा है, ऑर्गन्स भी अराउंड 15 सेंटीमीटर का एक छोटा सा स्केल का उतना ही होता है। ओके, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है ये आप देखा होगा अभी, ये हमारे जो स्टमक है, स्टमक के पीछे में है। यदि आप इसका फंक्शन मेनली देखेंगे, जो हॉर्मोन्स का फंक्शन है उसको देखेंगे, तो वो इस तरह से है। हम जब खाना खाते हैं ब्लड शुगर होता है, ब्लड शुगर मतलब शुगर लेवल ब्लड में आते हैं। तो उस शुगर लेवल को या तो वो कंज्यूम करते हैं, या तो उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, या फिर उसको स्टोर करते हैं। यदि एक्सेस हो गया, एनर्जी एक्सेस हो गया, तो क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे या फिर एक्सक्रीट करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है। और यदि ब्लड शुगर कम हो गया और उसके बाद भी हम कम काम कर रहे हैं, तो हमें उस टाइम में भी एनर्जी चाहिए। तो स्टोर्ड फैट को, जो हमने जो हमने स्टोर करके रखा है, उस फैट को कन्वर्ट करके शुगर में बना देते हैं। ओके, ग्लाइकोजन बोलते हैं उसको, डायरेक्टली जो कन्वर्ट कर सकते हैं उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। और ये एक सर्कुलर प्रोग्राम है, इसको करते रहते हैं कंटिन्यूसली। ओके, तो ब्लड शुगर लेवल कम होना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा होना भी अच्छा नहीं है। अभी ये कैसे होता है? ये एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। फीडबैक बिटवीन whom, किस किस के बीच में होता है? पैनक्रियास के बीच में और लीवर के बीच में। इस फीडबैक सिस्टम को इफेक्टिवली काम करने के लिए हमारे पैनक्रियास जो जो हॉर्मोन्स चाहिए उसको बनाते हैं। ओके, उसमें से सबसे मेन हार्मोन, जैसे थोड़ी देर पहले आपने बताया, पैनक्रियास का इंसुलिन है। ओके, बट इंसुलिन ही काफी है क्या? नहीं, उसके लिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन जरूरी है, जिसका नाम है लाइक जिसका नाम है लाइक ग्लूकागॉन। ओके, तो ये जो ग्लूकागॉन का फंक्शन कैसे इतनी जल्दी लीवर के साथ में काम करते हैं, क्योंकि वो आसपास में ही रहते हैं, पास पड़ोस में रहने की वजह से बहुत इजीली उसका कम्युनिकेशन होता है। और ये जो फंक्शन है ये कैसे होते हैं करके मैं अभी आपको ग्लूकागॉन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इंसुलिन सेकेंडरी बना दिया मैं। ठीक है, ग्लूकागॉन क्या करता है, जब हमारे बॉडी में हमारा जो ब्लड शुगर लेवल कम रहता है, तो उस टाइम में ग्लाइकोजन को निकाल के शुगर में कन्वर्ट करने के लिए बता देते हैं, मैसेज देते हैं। ठीक है, बट यदि ये मैसेज सही नहीं रहता है, या यदि ये मैसेज कंप्लीट नहीं होता है, तो उस टाइम में क्या क्या होता है? और यदि वो कंप्लीट हो गया तो क्या क्या होता है? हम जितने एनर्जी एक्सपेंडिचर करते हैं वो हमारे बॉडी वेट के हिसाब से सही होना चाहिए। उसको बोलते हैं ना बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर वगैरह, हमने वेट लॉस क्लासेस में सुना होगा। ठीक है, अभी यदि ये ग्लूकागॉन का मैकेनिज्म चेंज हो गया, तो हमारी बॉडी वेट क्या हो सकता है? वो अनइवन हो सकता है, या तो बहुत ज्यादा हो सकता है या फिर बहुत नीचे हो सकता है। राइट। दूसरा एक है कि हमें खाना, भूख कैसे लगता है? कुछ दिन पहले एक क्लास में ग्रेलिन में क्योंकि ये जो ऑर्गन है पैनक्रियास जो है, बहुत अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए मैं टच कर रहा हूँ दूसरे ऑर्गन्स को भी। जैसे ग्रेलिन लेप्टिन का आपने सुना होगा, जो एपिटाइट को कंट्रोल करते हैं, हमारे हमें भूख जो है उसको कंट्रोल करते हैं। तो उसको भी ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली वो ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, और ब्रेन के थ्रू ग्रेलिन लेप्टिन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं ग्लूकागॉन। ठीक है, इसके अलावा थर्ड में उसका इफेक्ट होता है, जी ट्रैक में होता है। और बाकी जो ये जो ग्लूकागॉन का काम है वो कैसे रहता है? यदि आपके बॉडी में ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन कहाँ पे रहते हैं? ग्लाइकोजन रहते हैं लिवर में और मसल्स में। ओके, लिवर एंड मसल्स, मसल सबसे बड़ा ऑर्गन है, उसके साथ में लिवर है। ठीक है,
अभी लीवर में जितना ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, उस ग्लाइकोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो मैसेज देते हैं वो हमारे ग्लूकागोन का काम है। और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, यदि हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल एक्चुअल काफी नहीं है, तो उस टाइम में वो तो प्रोड्यूस करता ही है, और बोलते हैं कि अभी आप इसको स्टोर मत करो। हमें 100 kg चाहिए, 100 mg चाहिए, मान लेते हैं कि हमें 100 mg चाहिए, लेकिन हमने 80 mg खाया। 80 mg को लेके हम अभी स्टोर करने जाएं तो सही रहेगा? नहीं, हमें और एक 20 mg चाहिए, जो हमें ग्लूकागॉन बता देगा कि आप ग्लाइकोजन से ले लो। ठीक है। और इसके अलावा एक और काम करते हैं, जो यदि हमारे बॉडी में ग्लूकोज कम हो गया, आपने सुना होगा कि यदि आप सुबह का फर्स्ट ड्रिंक प्रोटीन लेंगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन के यूज में नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि यदि आप पहले सबसे पहले प्रोटीन ही खाएंगे तो वो प्रोटीन को ग्लूकागॉन की मदद से कन्वर्ट करके ग्लूकोज में बना देगा। प्रोटीन को ग्लूकोज में या शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। ओके। ये एक बहुत बड़ा साइंस है, लेकिन इसके लिए सब कुछ काम करता है ग्लूकागॉन। ओके। अभी ग्लूकागॉन यदि आपके बॉडी में सही से पता नहीं चले कि इफेक्टिव है, या आपके बॉडी में जितना ग्लूकागॉन बनना चाहिए उतना बन रहा है, तो सब कुछ ठीक है। यदि वो इक्वल लेवल में नहीं बन रहा है तो उस टाइम में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। ये किन लोगों को होता है? मैक्सिमम टाइम में जो इंसुलिन अलग से लेते हैं ना, या फिर जो डायबिटिक के मेडिकेशन सल्फोन्यूरिया करके उस तरह के मेडिकेशंस जो लेते हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होता है। उनको ये इसको बोलते हैं ग्लूकागॉन सेंसिटिविटी। ग्लूकागॉन सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि आपके बॉडी में, जैसे आपने सुना होगा इंसुलिन रेसिस्टेंस, ठीक है, ठीक उसी तरह से ग्लूकागॉन रेसिस्टेंस भी इसको आप बोल सकते हैं। इससे होता क्या है, आपके बॉडी तो इंसुलिन, आपके बॉडी में ग्लूकागॉन है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे हैं, या फिर सफिशिएंट क्वांटिटी में ग्लूकागॉन नहीं बन रहा है। इसकी वजह से होगा क्या, आपके ब्लड में जितना शुगर चाहिए उससे अनइवन शुगर बन जाएगा। या तो वो बहुत ज्यादा बन जाएंगे, या फिर बहुत कम बन जाएंगे। रीजंस क्या है? क्योंकि आपकी बॉडी शुगर मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यूटिलाइज करने के बाद में जो हाँ, उसमें जो मिनिमम लेवल मेंटेन होना चाहिए बीएमआर के लिए, जो नॉर्मल हमारे फंक्शंस के लिए जितना एनर्जी लेवल होना चाहिए, वो हो नहीं पाता है, क्योंकि सेंसिटिविटी हो गया है। ठीक है। और इसकी वजह से ग्लूकोज लेवल मैक्सिमम टाइम में बढ़ता है। बढ़ने से क्या होगा? अगेन डायरेक्टली इंसुलिन पे असर पड़ता है, इंसुलिन ज्यादा बनना पड़ेगा। और इंसुलिन ज्यादा बनेगा तो हाइपर इंसुलिनीमिया, मैं उसमें भी आऊंगा। तो इस तरह से वो एक साइक्लिक रिएक्शन होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब आपको टाइप 2 डायबिटीज या इस तरह के जो भी प्रॉब्लम है, यू शुड नॉट, आपको ओनली इंसुलिन पे फोकस नहीं करना चाहिए, आपको टोटल पैनक्रियास हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। ठीक है। और ग्लूकागॉन प्रोडक्शन जो है, ये नॉर्मली कम होने का चांसेस बहुत रेयर है, बहुत ही रेयर है। कभी कभी जैसे बीमारियां, पैनक्रियाटिस जैसे बीमारियां होता है तभी ये अफेक्टेड है, अदरवाइज इस तरह का इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। और ग्लूकागॉन सेंसिटिविटी के बारे में मैं अभी क्या बता रहा था, इट्स ए फीडबैक मैकेनिज्म बिटवीन लिवर एंड पैनक्रियास। ठीक है। इंसुलिन अगेन इट्स ए फीडबैक मैकेनिज्म में आता है। अभी इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक की कॉम्बिनेशन में काम नहीं करेंगे तो दूसरा बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और इससे बहुत चांसेस है कि फैटी लिवर हो। तो आपने सुना होगा ना, फैटी लिवर, इन डायबिटीज से फैटी लिवर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, एंड दैट इज ट्रू। लेकिन उसमें डायबिटीज का मेन रीजन या
इंसुलिन का मेन रीजन नहीं है, उसमें ग्लूकागॉन का रीजन बहुत ज्यादा है। ओके, रीजन क्या है? ये ग्लूकागॉन डायरेक्टली आपके ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके शुगर में चेंज कर देते हैं, और ये शुगर मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लीवर में बहुत बढ़ता है, जो ब्लड स्ट्रीम में जाने से पहले, जिसकी वजह से फैटी लीवर का चांसेस ज्यादा हो जाता है। शुगर जहां पर भी एक्स्ट्रा है उधर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा, स्वेलिंग क्रिएट करेगा, और ये उसका चांसेस बढ़ा देता है। ठीक है, दिस इज हार्मोन नंबर वन। हार्मोन नंबर टू, इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इंसुलिन रेसिस्टेंस तो आप जानते होंगे। इंसुलिन आपके बॉडी में है, और वो आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी बॉडी उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से शुगर मॉलिक्यूल और बढ़ता है। ओके, अभी ये अगेन एक साइक्लिक एक्शन है, जहां पे आपने बहुत ज्यादा, आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं। इंसुलिन करता क्या है? इंसुलिन आपके बॉडी में शुगर मॉलिक्यूल के साथ में टाई अप करके वो आपकी सेल के, कोशिका के अंदर में एनर्जी ले जाते हैं, और जब भी आपको एनर्जी कम होता है, ये इंसुलिन ही वो काम करने के लिए मदद करते हैं। अभी इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया तो क्या होगा? एनर्जी भी रहता है, और कोशिका को जरूरत भी होता है, लेकिन ये दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, उधर मिसकम्युनिकेशन होता है, और शुगर लेवल और बढ़ते हैं, आपको भूख और लगता है। ठीक है, और इसमें सबसे मेन रीजन, नॉर्मली बोलते हैं कि शुगर मॉलिक्यूल पहले ज्यादा होता है, नहीं, इंसुलिन मॉलिक्यूल्स ज्यादा होता है, जिसको बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। इंसुलिन रेसिस्टेंस के बाद में शुगर स्टार्ट होता है, हाइपर हाई शुगर। ओके, तो ये जो हाइपर इंसुलिनीमिया है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्या होता है? आपने सुना होगा हाई बीपी, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये क्या होता है कि आर्टरीज, जो आर्टरीज का डायलेशन होता है, जो बोलते हैं कि आपको जो ब्लड बीपी, आप कैसे आपको पल्स रेट कैसे मालूम होता है? जहाँ पे आपको टिक टिक का आता है ना, बट ये जो टिक टिक जो है, आपके अंदर में ब्लड का जो मूवमेंट की वजह से होता है, और उसको ठीक से होने के लिए आपके ब्लड वेसल को डायलेट होना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड डायलेट मतलब वो सिकुड़ जाएंगे और एक्सपैंड हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो, यदि एथेरोस्क्लेरोसिस या इस तरह की बीमारियां आ जाते हैं, तो उस टाइम में आर्टरीज हार्ड हो जाता है, पर्टिकुलरली नियर बाई हार्ट, जिसकी वजह से वो जो फंक्शन है ठीक से होता नहीं है, और हार्ट अटैक का चांसेस है। हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल होते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से। इंसुलिन रेसिस्टेंस ऑलरेडी आपने सुन लिया। और पीसीओडी, पीसीओएस या पीसीओडी जो होता है, आपके बॉडी में एंड्रोजन का जो अमाउंट है, उसको ज्यादा बनाने के लिए बताते हैं। ठीक है, जब ये ज्यादा बन जाता है, इंसुलिन बताते हैं, मैं बताया शुगर कुछ काम नहीं करेंगे, दूसरे ऑर्गन्स को क्या टच करेगा? दूसरे हॉर्मोन्स टच करेंगे। हॉर्मोन्स का काम वो है, शुगर का काम वो नहीं है। ठीक है, शुगर इन्फ्लेमेशन बनाता है, और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हॉर्मोन्स बनते हैं, वो हॉर्मोन्स दूसरे ऑर्गन्स को टच करेंगे। ओके, तो ये जो हाइपर इंसुलिनियमिया जो है, वो आपके एंड्रोजन का, एंड्रोजन अनदर हार्मोन है, उसको ज्यादा बनाएंगे, जिसकी वजह से पीसीओडी पीसीओएस का सिम्टम्स शुरू हो जाता है। ओके, और ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? जहां पे आपके शेप थोड़ा चेंज हो जाते हैं, आपको पियर शेप, एप्पल शेप वगैरह सुना होगा ना, उस तरह के शेप में आप चले जाते हैं, आपके बेली फैट बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके, और ये दोनों रिलेटेड है, अगेन इधर एक साइक्लिक प्रोसेस है। यदि इंसुलिन ज्यादा हो गया तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकते हैं, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपका इंसुलिन बढ़ सकता है, जिसकी वजह से डायबिटीज हो सकता है। ओके, ये एक पार्ट हो गया एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन में सिर्फ इतने ही हॉर्मोन्स है क्या? नहीं, एंडोक्राइन में बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, जैसे कि इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, सोमाटोस्टैटिन करके एक
हार्मोन है। ये क्या करते हैं, ये सब पैनक्रियास बनाता है, ठीक है। ये क्या करता है कि दोनों ग्लूकागोन को और इंसुलिन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बैलेंस मेंटेन होता है। एमेलाइन करके एक हार्मोन होता है। ये एमेलाइन क्या करता है कि वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ इंसुलिन है। ब्लड स्ट्रीम में जितना शुगर जाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एमेलाइन है। ओके। सी पेप्टाइड करके एक हार्मोन है। ये क्या करते हैं नॉर्मल, ये है क्या, यदि आपके बॉडी में सी पेप्टाइड इवन ऐसे टेस्टिंग एड हम ले सकते हैं, सी पेप्टाइड को जितना इंसुलिन बनेगा उतना सी पेप्टाइड बनेगा। ओके। और ये क्या करते हैं कि अ, हमारे जो इंसुलिन से इंसुलिन का जो सेक्रीशन है उसका बाई प्रोडक्ट है, और ये क्या करते हैं, प्रिवेंट्स, 1 सेकेंड। ओके। ये 1 सेकेंड, राइट सर, ये पढ़ सकते हैं क्या, प्रिवेंट्स। हाँ, इट्स क्या ओके। पढ़ना? या प्रिवेंट्स न्यूरोपैथी। ये एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा था। ये जो है हमारे न्यूरल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अभी आपको सुमित सर के सीडी में जाना होगा, गट एंड ब्रेन एक्सेस में, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस जो है ब्रेन का जो फंक्शंस है वो कंट्रोल करते हैं हमारे गट। उसमें मदद करने के लिए सी पेप्टाइड बहुत अच्छा रहता है। और अदर एड्स भी हैं। अ, एक सब्सटेंस पी करके है। ये सब्सटेंस पी, सेरोटोनिन, मोटिलिन, ये सब क्या करता है कि हमारे जो हैप्पीनेस, एंग्जाइटी, कॉग्निटिव एबिलिटी, ये सब को कंट्रोल करते हैं। इंक्लूडिंग आपने सुना होगा कुछ कुछ लोगों को वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग का रीजंस भी पैनक्रियास से है, एक रीजन, ठीक है। ऑल ओवर सेलुलर हेल्थ में मदद करते हैं। और एक चीज है वासोडाइलेशन। वासोडाइलेशन क्या है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। अभी आर्टरीज को डायलेट करने के लिए ये वासोडाइलेशन बोलते हैं, इसके लिए भी ये हॉर्मोन्स मदद करते हैं। और एक जो है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या करते हैं, हमारे जीआई ट्रैक्ट में मेनली गैस्ट्रिक एसिड बनता ही है, बट उसके साथ साथ में यदि वो काफी नहीं है तो इधर से भी थोड़ा बहुत बनता है। तो गैस्ट्रिन का भी इधर प्रोडक्शन होता है। इतने सारे हॉर्मोन्स बनते हैं। ओके। अभी आप बताइए कि पैनक्रियास का इंसुलिन ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, और ये 10% है। मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि 10% एंडोक्राइन फंक्शन है, बाकी 90% क्या है, एक्सोक्राइन फंक्शन जो एंजाइम्स बनाते हैं। ओके। एक्सोक्राइन फंक्शन में ये पर्टिकुलरली कुछ कुछ मैं इधर दिखाया हूँ, जो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, सलेवा से काम करते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम्स जैसे पेप्सिन एंड बाकी जो एंजाइम्स है ये भी, जैसे लिपेस वगैरह जो है इधर से बनते हैं। एंड दूसरे एंजाइम्स जो पैनक्रियास बनाते हैं उसमें मैं जा रहा हूँ अभी। पैनक्रियास का मेन जो एंजाइम्स है जैसे एमिलेस। एमिलेस क्या करते हैं, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ओके। अभी तक जो काम चल रहा था दूसरे ऑर्गन्स में था, लेकिन अभी जो काम चल रहा है, एक्सोक्राइन काम चल रहा है, डायरेक्टली फूड पे है, खाने पे। स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। और प्रोटीएज जो है प्रोटीन को स्प्लिट करके उसको जो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स बना देते हैं। और लिपेज जो है फैट को कन्वर्ट करते हैं। ओके। तो इसके डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन में ये बहुत अच्छे से मदद करेंगे। ओके। अभी इसमें मेन मेन जो 3 एंजाइम्स मैंने बताया, इसके अलावा भी कुछ और एंजाइम्स है, जैसे एरप्सिन है, ट्रिप्सिन है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कम मात्रा में रहता है, लेकिन ये डीएनए एंड आरएनए जो सेल के अंदर में है उसके हेल्थ में ये मदद करते हैं। तो ऐसे होल सेलुलर हेल्थ में इसका काम बहुत अच्छा है।
और उसके अलावा एक और चीज है जिसका बोलते हैं बाइकार्बोनेट। ये जो बाइकार्बोनेट है, जो पैनक्रियाटिक जूस में अवेलेबल है, वो यदि आपके एसिड्स, जो स्टमक एसिड है ना, स्टमक एसिड यदि स्मॉल इंटेस्टाइन में, डुओडेनम में चले जाएंगे, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो बाइकार्बोनेट है वो भी रेडी रहता है। तो पैनक्रियास का फंक्शन बहुत ज्यादा है। यदि इसमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो क्या होगा, हमें नॉर्मली पता नहीं चलता, बहुत सारे चीजें वो अपने अंदर ही ठीक कर देता है। ओके। लेकिन यदि इस तरह की बीमारियां हो गया, जैसे पैनक्रियाटाइटिस है, जिसमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, तो वो उसमें रीजन क्या रहता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो बर्न करने के लिए, फूड को बर्न करने के लिए होता है, जलने के लिए होता है, वो पैनक्रियास के एक पोर्शन को बर्न करा देते हैं। इसके लिए वजह बहुत होते हैं, पर्टिकुलरली अल्कोहल एंड गॉल ब्लैडर स्टोन्स। गॉल ब्लैडर में यदि आपके कुछ डेफिशिएंसीज आ गए तो वो इसमें असर करते हैं, ठीक है। तो पैनक्रियास के हेल्थ के लिए एक मेन ऑर्गन जो मदद करेंगे वो गॉल ब्लैडर का हेल्थ है, और दूसरा लिवर का हेल्थ है। ओके। कैंसर भी कभी कभी होते हैं, लेकिन कैंसर एंडोक्राइन फॉर्म में नहीं होता, वो एक्सोक्राइन जहाँ पे एंजाइम बनाते हैं उधर ही नॉर्मली कैंसर रहता है, जिसकी वजह से हमारे इंसुलिन को प्रॉब्लम नहीं होता। इसी वजह से आपने कभी कभी सुना होगा कि पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया फिर भी आदमी सर्वाइव हुए विदाउट इंसुलिन। ये सब पॉसिबल है। ओके। एंड रिमूवल, यदि पैनक्रियास का रिमूवल करना पड़े तो क्या होगा, नो प्रॉब्लम, उसके बावजूद भी हम जी सकते हैं यदि हम अच्छे क्वालिटी के खाना खाएं। उसमें खाने में बहुत अच्छा सा देखना पड़ता है, और साथ साथ में हम यदि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को लेंगे, और साथ में इंसुलिन ग्लूकागॉन जैसे हॉर्मोन्स को भी लेंगे, तभी ये पॉसिबल है। ओके। अभी पैनक्रियास के हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि सब कुछ उसी के ऊपर अभी मैं बता रहा था। एक मेन चीज है क्रूसीफरस वेजिटेबल्स, जैसे ब्रोकोली वगैरह या कॉलीफ्लावर वगैरह। बट इसको डायरेक्टली लेने से पहले बाकी कंडीशंस भी देखिए, क्योंकि कुछ कुछ एलर्जी कंडीशंस में हम ब्रोकोली एंड कॉलीफ्लावर देने के लिए मना भी करते हैं। ओके। जंक फूड को अवॉइड करना है, जो जो अवॉइड करना है वो सबसे इजीली पॉसिबल है। जंक फूड को अवॉइड करें या उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि हमारे पैनक्रियास का हेल्थ अभी किस कंडीशन में है। लेट ईटिंग, ये शायद हम में से कोई भी आजकल नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा टाइम अभी 8 बजे से पहले ही हो गया है। तो लेट ईटिंग अभी नहीं होगा, लेट नाइट ईटिंग्स। इसमें होता क्या है, लेट नाइट ईटिंग्स में होता क्या है, आपके बॉडी में शुगर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू रहेगा, आपके बॉडी हाई एनर्जी में रहेंगे, और हाई एनर्जी के टाइम में कभी भी हमारी बॉडी रिपेयरिंग नहीं करता। हमारी बॉडी रिपेयरिंग करता है फास्टिंग के टाइम में, या ऑलरेडी जो फूड डाइजेस्टेड है वो डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद में। एंड रिपेयरिंग बहुत जरूरी है। ओके। इसी वजह से फास्टिंग को प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। मैक्सिमम टाइम में हम लोग अभी जो भी लाइफस्टाइल डिसीजेस लेके आते हैं, तो हम बोलते हैं कि मिनिमम 4 आवर्स का गैप रखें, जिससे कि आपकी बॉडी रिपेयरिंग ऑटोमेटिकली करता रहेगा। अल्कोहल इंटेक अवॉइड करें, उसका कम करें। एक्सेसिव फैट को कम करें, एंड ट्रांस फैट्स को कम करें, पर्टिकुलरली ट्रांस फैट का मतलब पाम ऑयल जैसे जो चीजें हैं वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में वो हार्ड रहता है, ठीक है, उसको अवॉइड करें। वो एक बार चेक करें कि बहुत सारे जो प्रोसेस्ड फूड है ना, केक वगैरह में आजकल बन के आते हैं, तो उसको थोड़ा टच करें। एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज करने से एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंस यही है। और साथ साथ में एक्टिविटीज, एक्टिव रहते हैं हमारी बॉडी। ओके। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, और टी कॉफी को थोड़ा कम करें। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे असर होता है, पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आप दो तरह के न्यूट्रिशन इधर ले सकते हैं। नंबर वन, पैनक्रियास को मदद जहां से मिले। दूसरा,
पैनक्रियास में जो खराबी हुआ है उससे जो साइड इफेक्ट्स होता है उस ऑर्गन्स को मदद करे। दो तरह के न्यूट्रिशन जरूरी है, ठीक है। और उसमें पैनक्रियास को पर्टिकुलरली जो मदद करेगा वो है गार्लिक। गार्लिक बहुत ही बढ़िया आइटम है। ये पैनक्रियास में जो छोटे छोटे इन्फ्लेमेशन हैं उसको बंद कर देते हैं, टोटली बंद कर देते हैं। विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब में क्या जरूरी है? फैट जरूरी है, सही है ना? तभी इसका एब्सॉर्प्शन होगा, तभी इसका डाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन होगा। तो यूटिलाइज करने के लिए फैट को कहाँ से हमें मिलेगा? ग्लूकोगॉन से। तो ये जो एडीई के यदि आपकी बॉडी में प्रॉपरली नहीं रहेगा तो वो दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करेंगे। ओके। एंड मैं ये बताऊंगा कि जो भी न्यूट्रिशन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मदद करेंगे, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, या फिर अच्छे फैट है, सोल्यूबल फैट है, सोल्यूबल फाइबर है, फैट नहीं सोल्यूबल फाइबर जो है, ये सब चीजें आपको बहुत जरूरी है। एंड स्पेशली प्रोटीन ऑल्सो। ओके। एंड जो जो चीजें जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, जो जो चीजें आपके गॉल ब्लैडर को मदद करेंगे, मैग्नीशियम बहुत बढ़िया है। ओके। एंड एसिडिटी को कम करने के लिए क्या क्या चाहिए, ये सब न्यूट्रिशन आप ले सकते हैं। ओके। आई थिंक मैं अभी इधर बंद करूंगा। यदि आपका कुछ डाउट्स वगैरह है तो मैं ट्राई करूंगा कि आपसे शेयर। यस, मानव सर। मेरा डाउट ये था, एम आई ऑडिबल, सुनाई दे रहा था? हाँ हाँ हाँ, क्लियर। मेरा डाउट ये था, आपने शुरू में बताया कि प्रोटीन को खाली पेट अगर सुबह लेते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, आपने बोला। हाँ ये थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, बिकॉज जनरली वी डू दैट, क्योंकि हम सुबह खाली पेट ही वर्कआउट भी करते हैं, उसके बाद तुरंत हमने प्रोटीन ही ले लिया, तो वो प्रोटीन तो यूजलेस हो गया, मतलब प्रोटीन का काम तो करेगा नहीं, नहीं। प्रोटीन का काम नहीं करेगा एक्चुअली। वो प्रो सी इधर हम लोग प्रोटीन लेने का जो आदत क्यों शुरू किया है, पर्टिकुलरली बिकॉज एनर्जी चाहिए उस टाइम में, ठीक है। और एनर्जी में हम सोच रहे हैं कि फैट को वो चेंज कर देगा, फैट को स्प्लिट करके डायरेक्टली एनर्जी में यूटिलाइजेशन में मदद करेगा करके। बट ये होता नहीं है। यदि हमारे बॉडी में ग्लूकोगॉन सही से बन रहा है और ग्लूकोगॉन ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं, तब जाके प्रोटीन प्रोटीन का काम करेगा। नहीं समझा नहीं, थोड़ा सा और थोड़ा सा बता दें ओके। मैं बता रहा था कि ग्लूकोगॉन आपके ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके एनर्जी में ला देता है या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यदि आपकी बॉडी में सही अमाउंट में ग्लूकोगॉन है और उसका प्रोडक्शन अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट के बाद में आपकी बॉडी में सही से अवेलेबल है, तब जाके ये मदद करेगा। जो ऑलरेडी किसी तरह के पेशेंट हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेस में किसी तरह के पेशेंट हैं, तो उसको शायद ये काम नहीं करेगा। नॉट टू हेल्थ, हेल्थी पर्सन के लिए ये सब ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि उसका ग्लाइकोजन यूटिलाइज हो गया उसका। इसी वजह से आपने देखा होगा जो ऑलरेडी पेशेंट है बहुत सारे डिसीजेस में, उसका वेट कम करने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। तो आपका मतलब है कि जो आइडियल केस में ये अप्लाई, मतलब ऐसा नहीं होता है कि उनका ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, उनके साथ में है कि गेट उसके कन्वर्टेड। लिए ज्यादा, यस, उसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा ये। मतलब जिनका एकदम बिल्कुल फैटी लिवर बिल्कुल नहीं है, एकदम करेक्ट। परफेक्ट लिवर है, तो मतलब उनके साथ में तो ये चक्कर ही नहीं उनके साथ में ये चक्कर नहीं है यू आर है। फ्री राइट, राइट। ओके, थैंक बट यू। मैं ये इसलिए कह रहा था, अगेंस्ट स्ट्रेस करके इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोगों को आपने देखा होगा ऑलरेडी जिनका डायबिटीज प्रॉब्लम है एंड ओवरवेट है, उसको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, उसका रीजन ये हाँ, राइट। है। उनके लिए तो फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग ही एक चारा है, और कोई चारा नहीं। हाँ। राइट। थैंक यू एंड सर। एंड इफ पॉसिबल, एज ए नॉर्मल रूल, इफ पॉसिबल प्रोटीन यदि आप खाने के बीच में लेंगे तब भी बढ़िया है। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई कुछ Any- पूछना चाहते?
हैंड रेस कर सकते हैं वर्चुअल। ओके, सो मेरे ख्याल से हम आगे बढ़ सकते हैं। यस। ओके सनी सर,